बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे सर्वे रिसर्च और हम इसमें मोर स्पेसिफिकली इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और जो डिफरेंट सर्वे रिसर्च डिज़ाइन यूज़ होते हैं उनको स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। जब हम सर्वे रिसर्च की बात करते हैं तो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट ये है कि हम लार्जर सैंपल से क्वेश्चनर्स को यूज़ करके डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लोगों से और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे फिर हम कंपैरिजन करते हैं ग्रुप्स में या डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को हम आपस में कोरिलेट करते हैं। क्योंकि सर्वे कन्वीनियंट है तो और इसमें इतने इन पे एक्सपेंसेस नहीं आते, तो इसलिए ये डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में फेवरेट चॉइस है स्टूडेंट्स की सर्वे रिसर्च। तो जो मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स की, डोमिनेंट मेजॉरिटी, वो अपनी एकेडमिक रिसर्च में मोस्टली सर्वे को सिलेक्ट करती है। तो आपने कभी भी लोगों के एटीट्यूड या आपने पब्लिक ओपिनियन को स्टडी करना हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट आइडियल ऑप्शन इज सर्वे। सर्वे की जब बात करते हैं इसकी 4 टाइप्स हैं। मेल सर्वे हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ हैं, फिर टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हैं एंड देन इंटरनेट सर्वे। फिर इसमें सर्वे में फर्दर आप सर्वे किस तरह से डाटा जाके कलेक्ट करते हैं, उसमें डिफरेंट सर्वे रिसर्च डिज़ाइन हैं। यानी आप सर्वे करते हैं लेकिन सर्वे किस तरह से करते हैं लोगों से, उसके डिफरेंट लोगों को अप्रोच करने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। सर्वे रिसर्च डिज़ाइन 3 टाइप्स के सर्वे रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। क्रॉस सेक्शनल सर्वे है, सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल सर्वे है और लॉन्गिट्यूडनल सर्वे है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन सा सर्वे, उसकी मेन कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्वे की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज मेल सर्वे। Mail survey are used to distribute self-administered questionnaires that respondents fill out on their own. मेल सर्वे जो थे वो बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो इसको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो तो ये था कि सरफेस मेल के थ्रू मेल सर्वे किया जाता था। यानी लोगों के पास एक एड्रेस बुक होती थी और उनके पास जो उनके पोटेंशियल रिसर्चर्स के पास उनके जो पोटेंशियल पार्टिसिपेंट थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती थी, उनके एड्रेस के बारे में तो पोस्ट किया जाता था। बाद में ये कन्वर्ट भी हो गए इसको ईमेल के थ्रू भी। अब जो इसकी मॉडर्न फॉर्म है वो ईमेल के थ्रू यही सर्वे किया जाता है जो पहले सरफेस मेल के थ्रू, कुरियर के थ्रू किया जाता था। तो इसमें हम रिस्पोंडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर जिनको वो फिल आउट करते हैं और उसके बाद खुद से उन्होंने करना होता है और उसके बाद वो आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। जब इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, क्विक हैं और कन्वीनियंट हैं। समटाइम्स आपके पास ऑप्शन नहीं होता, जैसे मैंने अपनी रिसर्च में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी थे बैंक्स के मेरी रिसर्च में, यानी टॉप मैनेजमेंट भी थी, मिडल और लोअर भी। तो मैंने मिडल और लोअर मैनेजमेंट से या ऑपरेशनल मैनेजमेंट से तो मैंने पर्सनल इंटरव्यूज़ के थ्रू डाटा कलेक्ट किया, लेकिन टॉप मैनेजमेंट को पोस्ट किए 50 जो पाकिस्तान में बैंक्स हैं उनके प्रेसिडेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को मैंने पोस्ट किए क्वेश्चन है जिसमें से 13 रिटर्न हुए। तो ये इस तरह से आप सरफेस मेल के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। अब जाहिर है उनको मुझे अंदाज़ा था कि वो मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा मेल पे इस तरह से, तो मैंने उन्हें प्रॉपर कोरियर किया और उसमें जो है एनवेलप था कि वो मुझे रिटर्न भी कर सकते थे जिस पे एड्रेस था, और उसमें से 50 में से 13 जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे उन्होंने बैंक्स के उन्होंने रिटर्न किया। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि कैसे मेल सर्वे करते थे जो ट्रेडिशनली है। अब ईमेल का कॉन्सेप्ट भी है इसमें सरफेस मेल के बाद। अच्छा, आपको मैं बता रहा था इसकी स्ट्रेंथ जो है, जैसे क्विक है, कन्वीनियंट है और ख़ासकर जब आप ईमेल के थ्रू करते हैं तो इट्स वेरी कन्वीनियंट और एंड वेरी क्विक। और क्योंकि ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होते हैं तो जो इंटरव्यूअर बायस का जो प्रॉब्लम है, यानी सोशल डिज़ायरेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, वो इसलिए इंटरव्यूअर बायसनेस को ऐसे ये रिड्यूस करते हैं क्योंकि आपको पता है कि मेल सर्वे में जो रिसर्चर है या जो इंटरव्यूअर है जिसने क्वेश्चन सेंड किए हैं
वो फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं होता, तो जो पार्टिसिपेंट होते हैं दे हैव टू जस्ट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस। तो क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल मौजूद नहीं होता, तो ना वो उन पे इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो उनको इंस्ट्रक्शंस जो है वो इस तरह दे कि उसकी मर्जी के आंसर्स आएँ, ना उन्हें डिट्रैक्ट कर सकता है किसी तरह से भी नहीं। तो क्योंकि इंटरव्यूअर मौजूद ही नहीं होता कि वो रिकॉर्ड कीपिंग करे या क्वेश्चन करे या उनसे उनको इंस्ट्रक्शंस दे, तो इस वजह से जो इंटरव्यूअर की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग यानी बायसनेस है, वो इस सर्वे को इन्फ्लुएंस नहीं करती। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होते हैं, यानी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्होंने खुद से ही उस पे उन पे कोई जाके एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता, आप जस्ट उन्हें पोस्ट करते हैं या उन्हें ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं और वो उसको खुद फिल आउट करते हैं और उसके बाद आपको रिटर्न करते हैं, तो इंटरव्यूअर बायसनेस नहीं होती। और इसके बाद जो इसमें जो इसकी बड़ी सुपीरियर क्वालिटी ये है कि जब आप मेल सर्वे करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो दे आर वेरी सेंसिटिव, जैसे फॉर एग्जांपल perceived life partner infidelity, लाइक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहते या अपने अपने बारे में नहीं बताना चाहते। तो जो एम्बैरेसिंग टॉपिक हैं, हाईली पर्सनल, और ख़ासकर जब आपको आपको बहुत ज़रूरी हो आपके लिए कि जो आपके रिस्पोंडेंट हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी एनोनिमिटी को आप इंश्योर करना हो, तो आपके पास एक आइडियल ऑप्शन है कि आप इन सर्वे को यूज़ कर सकते हैं। यानी आप पोस्ट कर दें तो उनके लिए इतना एम्बैरेसिंग नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी की बहुत पर्सनल लाइफ से उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली वो शेयर नहीं करना चाहता कोई भी पर्सन, और जब रिसर्चर खुद फिजिकली प्रेजेंट होके खुद जाके आप इंटरव्यूअर उनको ये क्वेश्चन देता है, तो ऑब्वियसली वो स्केर्ड होते हैं कि अब मतलब वो एम्बैरेसमेंट फील होती है कि आप कैसे इनके सामने, अगर आप सच बोलना चाहें भी तो कैसे बोलें। तो इस तरह की अगर कंडीशंस हों कि आपने बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों से लेनी हो, तो उसके उसके लिए ये बहुत आइडियल ऑप्शन है मेल सर्वे। फिर जिस तरह इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, इस तरह इसकी इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है रिस्पांस रेट की। फर्स्ट आपको मैं ये बता दूं कि रिस्पांस रेट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने 50 आपने स्केल्स या इंटरव्यू सेंड किए और आपको उसमें से 25 रिटर्न हुए, तो आपका 50% रिटर्न रेट है। या 100 में से अगर आपने सेंड किए तो आपको 30 रिटर्न हुए, तो आपका जो रिस्पांस रेट है इट्स 30%। तो ये जो है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है, देयर इज प्रॉब्लम विद द रिस्पांस रेट। समटाइम्स पीपल फेल टू कंप्लीट एंड समटाइम्स दे आर नॉट रिटर्निंग द सर्वे। फेल टू कंप्लीट इस तरह हो सकता है कि बाज़ औक़ात उन्होंने उसमें से कुछ कंप्लीट किया और कुछ उसका पोर्शन नहीं किया और आपको इनकम्प्लीट रिटर्न कर दिया, या आप देखते हैं कि वो रिटर्न करते ही नहीं आपको। तो इन कंडीशंस में हम कहते हैं कि ये बेसिकली रिस्पांस रेट इसकी मेजर लिमिटेशन है कि रिस्पांस रेट कम होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने 50 डिस्पैच किए थे और उसमें से 13 रिटर्न हुए। तो अगर आप देखें कि जो रिस्पांस रेट था वो 26% था, तो अगर 26% रिस्पांस रेट है तो इसका मतलब अगर आप 100 डिस्पैच करते तो आपको 26 बेसिकली मिलने हैं, तो वन फोर्थ, अबाउट वन फोर्थ। तो इसका रिस्पांस रेट क्योंकि बहुत कम है, जैसे यहाँ पे मैं आपको तो अगर 30 अगर आप 100 देते 30 आते, तो रिस्पांस रेट के इश्यूज हैं, लोग रिटर्न अक्सर नहीं करते या वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इस वजह से जो जो आपके पास फाइनल सैंपल आता है, जैसे आपने जिन लोगों को डिस्पैच किए, उनका जो सैंपल आता है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन का। तो जो आपके पास एंड सैंपल आपके पास आता है वो ओवरऑल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता, तो रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल इज अ प्रॉब्लम विद दिस सर्वे। इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी है, जब भी हम जाके स्टूडेंट्स से या डिफरेंट पार्टिसिपेंट से स्केल फिल करवाते हैं, अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, क्लैरिफाइंग क्वेश्चन करते हैं कि जी आप एक्सप्लेन कर दें कि ये इसके मीनिंग्स क्या हैं।
तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि रिस्पोंडेंट जो है वो तो ज़ाहिर है उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि वो आपसे क्वेश्चंस कर सकें। तो उसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि आपको चाहिए कि जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन है वो वेल वर्डेड हो और वो कंप्लीटली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये कि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो और बिल्कुल वो क्लियरली वेल वर्डेड हों, क्रिस्टल क्लियर हों, ताकि वो जब उन्हें देखें, पढ़ें उन्हें, तो उन्हें फ़ौरन से खुद ही समझ आ जाए, उन्हें पूछना ना पड़े। इस वजह से भी बाज़ औक़ात उनका आपका जो स्केल है वो इनकम्प्लीट रह जाता है कि अगर उनका इंटरेस्ट हो भी वो किसी एक क्वेश्चन पे आके रुक जाएँ तो फिर वो उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है कि इसको आगे कैसे करें। फिर इसमें एक और इतना सीरियस नहीं लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो रिस्पोंडेंट है उसका जो क्वेश्चन का ऑर्डर है उसके जो जिस ऑर्डर में आपने क्वेश्चंस उन्हें करने हैं उनसे और उनके जो आंसर्स कैसे आएँगे वो उन सब पे आपका ऐसा इतना कंट्रोल नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, हम मोस्टली लोगों को सर्वे देते हैं, वो डबल रेटिंग कर देते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि जी आप काइंडली इसकी सही रेटिंग कर दें। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं, उसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि जो उनकी सही या तो रेटिंग ही नहीं आती या डबल रेटिंग आ जाती है। तो ख़ैर आप अगर इसकी जो आपका ज़ाहिर है क्योंकि ओवरऑल कंट्रोल नहीं होता डाटा कलेक्शन पे, क्योंकि वो तो सारी उनकी डिस्क्रिशन पे होता है, वो किस तरह से डाटा कलेक्ट आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इस वजह से। लेकिन इसमें जो रिसर्चर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि अगर ये डिफरेंट ऑप्शंस है अगर आप यूज़ करें, तो जो आपका रिटर्न रेट है, जो इसका मेजर लिमिटेशन है मेल सर्वे की, उसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जो रिटर्न रेट है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। जिसमें से फर्स्ट ये है कि जो अब जब आप क्वेश्चन देते हैं तो पर्सनल टच होना चाहिए। यानी आप ऐसे ना लिखें जनरल टर्म में, यानी डियर रिस्पोंडेंट और पर्सन, उसकी बजाय आप उसको उनका नेम लिखें, ऐसे ना लिखें रेज़िडेंट, स्टूडेंट, मतलब आप उनकी आइडेंटिटी को मेंशन करें। ज़ाहिर है जिनका आपके पास कॉन्टैक्ट होगा, उनका नेम होगा, उन्हें प्रॉपर उनके नेम से एड्रेस करें ताकि वो थोड़ी पर्सनल रेलेवेंस और पर्सनल इम्पोर्टेंस फ़ील करें कि आपने उन्हें आप उनके वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपने उन्हें पर्सनली अप्रोच किया है। सेकेंडली, आपने इंश्योर करना है कि उनकी ज़्यादा एफर्ट कंज़्यूम ना हो, क्योंकि आप ज़रा अज़्यूम करें आपके पास कोई लेटर आता है कि जी ये क्वेश्चनर फिल करें। अगर वो 3 to 5 क्वेश्चंस हैं, तो कितने चांसेस हैं कि आप या आपके पास मेल आती है, तो कितने चांसेस हैं कि आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे? अगर वो 100 क्वेश्चंस हैं, तो ये आप कोशिश करें कि आप उनसे जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास क्वेश्चंस कम होने चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट लेके उसको फिल कर सकें। सेकंड है कि आपका जो टॉपिक है सर्वे का, उसमें ज़ाहिर है आप उन्हें कोई टेंजिबल बेनिफिट तो नहीं दे रहे। तो इंट्रिंसिक इंटरेस्ट होना चाहिए रिस्पोंडेंट का, या आप अपनी स्टडी को इतना अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि वाकई ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। तो जब वो पर्सनली मोटिवेटेड होंगे, उनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, तो फिर वो आपके को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसमें एक और भी मेंशन करते हैं सर्वे रिसर्चर्स कि अगर कोई रेलेवेंस हो, यानी रिस्पोंडेंट जो हैं उनकी जो रिसर्चर है, जो रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अगर कोई रेलेवेंस उनकी किसी भी तरह से रेलेवेंस क्रिएट हो जाए, तो उससे भी आमतौर पे आपको रिस्पॉन्स रेट आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट मेल सर्वेज़। अगर आप को कभी करना हो तो आप ये देख सकते हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को देखते हुए कि क्या ये उस स्पेसिफिक सिचुएशन में ये फिजिबल है या नहीं है। सेकंड है पर्सनल इंटरव्यूज। पर्सनल इंटरव्यूज इज अ फेवरेट चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट डाटा कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनर्स के थ्रू और जाके रिस्पोंडेंट को से पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटीज कैंपसेस में, होम्स में, शॉपिंग मॉल्स में, और या खुद आप रिसर्चर्स जाते हैं या वो ट्रेंड इंटरव्यूअर्स जो है उनको हायर करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनके थ्रू लार्ज स्केल सर्वेज में एडमिनिस्टर करते हैं क्वेश्चनर।
इसको कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू। मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, जैसे जाके वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर ले जाते हैं, लोगों से डाटा कलेक्ट करके लाते हैं, वो भी इसी में आता है पर्सनल इंटरव्यू में। यानी वो खुद स्केल जाके एडमिनिस्टर करते हैं किस, और उस पे उनको रिस्पोंडेंट इंफॉर्मेशन देते हैं और वो पर्सनली जाके विजिट करते हैं अपने रिस्पोंडेंट को। समटाइम्स वो खुद जाते हैं और समटाइम्स वो अपने ट्रेंड इंटरव्यूअर्स को भेजते हैं और समटाइम्स खुद भी जाते हैं और अपने इंटरव्यूअर्स को भी भेजते हैं। अब जो पर्सनल इंटरव्यूज हैं, जो हमारे यहाँ मोस्टली लोग रिसर्च करते हैं ये सर्वे को यूज करते हुए, उसकी स्ट्रेंथ में एक सुपीरियर स्ट्रेंथ ये है कि जो रिसर्चर्स हैं उनका कंट्रोल होता है, दे गेन मोर कंट्रोल ओवर हाउ द सर्वे इज एडमिनिस्ट्रेड। आपने सर्वे कैसे करने हैं, आपने इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है उन्हें, और आपने किन किन चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, उसका पूरा प्रोसीजर उस ज़ाहिर है वो आपके कंट्रोल में होता है क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। मेल सर्वे के कंपैरिजन में आप देखें, इस पर्सनल इंटरव्यू आपको फ्रॉम आइदर साइड, दोनों साइडों पे आप देख लें कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी रिस्पोंडेंट जो है वो इंटरव्यूअर से क्वेश्चन कर सकता है एंड वाइस वर्सा। और वो आप देख लें कि अगर आप रिसर्चर जो है वो भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये एक ऑप्शन मौजूद है कि दोनों साइडों से किस क्वेश्चन एक दूसरे से कर सकते हैं। अगर किसी रिस्पोंडेंट को कोई बात समझ नहीं आई, रेटिंग की कोई चीज़ या कोई वर्ड्स, तो वो पूछ सकते हैं। अगर आपने उनसे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है आप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद कुछ ऐसे जब आप आपके रिस्पोंडेंट है जो मैंने अभी बताया कि क्लियर कर सकते हैं चीज़ों को, कुछ क्वेश्चंस को अगर उन्हें क्लियर नहीं हुए, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, जो ट्रेंड आपके पास इंटरव्यूअर्स होते हैं, खासकर ओपन एंडेड क्वेश्चंस में वो फॉलो अप कर सकते हैं। यानी अगर आपने देखा कि कोई वो आपके क्वेश्चन का इनकम्प्लीट आंसर देते हैं, ये क्लियर नहीं है, आपको एम्बिगुअस लगता है, एम्बिग्विटी है उसमें, तो आप उसे एक फॉलो अप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, जी काइंडली आप इसको वुड यू एक्सप्लेन प्लीज, कि आप इसको दोबारा से समझा दें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। यानी जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, वो अपने रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली क्लैरिफाइंग क्वेश्चन भी कर सकता है कि कर सकती है कि आप ये कंफर्म कर दें कि ये आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आप देखें, आपके पास है रिस्पोंडेंट के पास, जो आपका इंटरव्यूअर है उसके पास कंट्रोल है कि वो किस ऑर्डर में उन्हें क्वेश्चन करता है। यानी जो क्वेश्चन का ऑर्डर है वो उसके कंट्रोल में होता है और वो इसको इंश्योर कर सकता है कि रिस्पोंडेंट जो हैं उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, उसको आंसर करें। ये भी ज़ाहिर है उसके कंट्रोल में होता है, उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देता है कि फर्स्ट आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर इसका देना है, फिर इसका देना है। और जो इसके अलावा इसकी अहम एक बड़ी क्वालिटी ये है कि जो पर्सनल इंटरव्यूज हैं इनका रिस्पांस रेट हायर होता है एज कंपेयर टू मेल सर्विस। जाहिर है क्योंकि रिसर्चर फिजिकली प्रेजेंट होता है और वो रेपो बिल्डिंग करता है और उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लेता है और उसके बाद उन पे स्केल एडमिनिस्टर करता है। तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आपका रिस्पांस रेट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि आप खुद वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं डाटा कलेक्ट करते वक्त। अब इसकी जब लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो बड़ी लिमिटेशन है, जो इसके क्रिटिकल डिसएडवांटेज है, वो है इंटरव्यूअर बायस। पोटेंशियल है देयर इज चांसेस ऑफ इंटरव्यूअर बायसनेस। वो कैसे, जब इंटरव्यूअर वहाँ पे मौजूद है तो वो किस तरह से उन्हें जो रिस्पांस है उनको कैसे रिकॉर्ड करता है। अगर वो इनएक्यूरेट, देखें आपने फॉर एग्जांपल दो इंटरव्यूअर यूज किए हैं, वो खुद अपनी मर्जी से और वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से भी फेमिलियर हैं, तो वो अपनी मर्जी से रिस्पॉन्सेज को इनएक्यूरेटली रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो समटाइम्स उनके जो इंटरव्यू जो है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज को गाइड कर सकते हैं। यानी आप इंस्ट्रक्शंस ही ऐसे उन्हें दें, मतलब जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं उनको, या आप खुद उनको इंस्ट्रक्शंस ऐसे दे दें कि जी ये हम करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है वो उसके रिस्पॉन्सेज भी वैसे आएंगे। आप किसी को जाके बता देंगे जी हम आप में इंफेरिटी कम्प्लेक्स मेजर करना चाहते हैं, तो बस फिर आपने कर लिया। आप जाके किसी को कह दें जी हम आपकी पर्सनैलिटी स्टडी करना चाहते हैं, फिर आप कैसे करेंगे पर्सनैलिटी स्टडी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तो इसमें चांसेस मौजूद हैं। और फिर दूसरी अहम बात
कि रिकॉर्डेड इन responses when survey responses are recorded inaccurately, कि इसका क्या प्रूफ है कि एक इंडिविजुअल ने आपको क्या रिस्पोंडेंट ने क्या बताया और आपने क्या लिखा। जाहिर है वो तो आप पे डिपेंड करेगा। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है इसमें इंटरव्यूअर बायसनेस का। इसमें ये बेसिकली रिकमेंड करते हैं कि जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं वो एक न्यूट्रल मीडियम होने चाहिए जो क्वेश्चन करने का और आंसर्स का ट्रांसलेट, यानी जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो ऑनेस्टली करें, न्यूट्रल हो के आप बिल्कुल ना आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को फेवर करें ना आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस के अगेंस्ट जाएं। तो आप जब क्वेश्चंस करते हैं और जब आंसर्स आपको किए जाते हैं तो आप उसमें एक न्यूट्रल जो पर्सन्स का रोल प्ले करना चाहिए इंटरव्यूअर को, उसको अपनी पसंद नापसंद को साइड पे रख के फेयरली क्वेश्चंस करने चाहिए और फिर एक्यूरेटली उनके आंसर्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप समटाइम्स अपनी जो है ना सिलेक्टेड पोर्शन उनका रिस्पोंडेंट के आंसर का जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं जो आपके जो हाइपोथेसिस या रिसर्च प्रॉब्लम को सपोर्ट करता है, और समटाइम्स आप उनकी जो क्वेश्चन की वर्डिंग है उसको ऐसे कर देते हैं कि वो जो रिस्पोंडेंट है उसको वो उसी तरह से आप उसको फिट कर देते हैं कि रिस्पोंडेंट उसको आंसर ही ऐसे दे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी से ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं वायलेंस पे, तो आप उनसे पूछते हैं कि वायलेंस की कौन-कौन सी टाइप्स हैं आपकी हमारे आपके ख्याल में वायलेंस की कौन-कौन सी टाइप्स हैं हमारी सोसाइटी में? उसकी बजाय अगर आप पूछते हैं कि आपके ख्याल में हमारी सोसाइटी में जो मर्डर्स और रेप्स हैं, क्या ये वायलेंस है? तो इसका मतलब आपने खुद उसको फिट कर दिया कि जी इस तरह का जवाब दें। तो इस तरह आपने कोई लीडिंग स्टेटमेंट ना दें, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए जो इंटरव्यू ले रहा है उसको। ना उसको चाहिए कि उनके जो क्वेश्चंस को जो है डिस्टॉर्ट करे, ना उनके आंसर्स को जो है वो उनको आंसर्स को सिलेक्टिवली रिकॉर्ड करे। तो दोनों साइडों से उसको ऑनेस्टी शो करनी चाहिए। फिर जो इसका एक डिसएडवांटेज है वो है कि ये कॉस्टली है, और इसमें अगर आप इंटरव्यूअर्स को यूज़ करते हैं तो आपको ट्रेंड इंटरव्यूअर्स हायर करने पड़ते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, और आपको जाहिर है मनी और टाइम दोनों के लिहाज से आप देख लें कि आपके लिए वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं जो आप इंटरव्यूअर्स को हायर करते हैं। तो इस लिहाज से ये कॉस्टली है, इस पे आपका टाइम बहुत लगता है। सपोज कि अगर आपने 300 का डाटा लेना हो 300 पार्टिसिपेंट से, और अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी हो तो फिर भी आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 300 पार्टिसिपेंट्स के पास पर्सनली विजिट करना होगा, उनको फिर आपने रेपो बिल्डिंग करनी है, इंट्रोड्यूस करवानी, स्टडी इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेना है, फिर उससे आपने स्केल फिल करवाने हैं, और अगर आप ये इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखें कि कितना आपका टाइम कंज्यूम होता है इस पे। इसके एक अच्छा अल्टरनेटिव ये भी होता है कि समटाइम्स हम इंडिविजुअल्स की बजाय ग्रुप में डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन इवन देन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। यानी आपको इस पे ज़ाहिर है अपने प्रिंट लेने पे, अपने क्वेश्चनेयर्स की कॉपीज़ करवाने पे, और अगर आप लोगों को हायर करते हैं यानी ट्रेन्ड पर्सन्स को, उनको पे करने पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इसमें। तो ये मेल सर्वे जो थे उनसे ये कॉस्टली है। तो लेकिन इसमें रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने इंटरव्यूअर बायसनेस जो है उसको प्रिवेंट करना हो तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ये है कि आप हाईली मोटिवेटेड वेल पेड इंटरव्यूअर्स को हायर करें और उन्हें ट्रेन करें प्रॉपर कि जो क्वेश्चंस की वर्डिंग है दे शुड फॉलो क्वेश्चन वर्डिंग एग्जैक्टली टू रिकॉर्ड क्वेश्चंस एक्यूरेटली एंड टू यूज फॉलो अप क्वेश्चंस जुडिशली। तो ये तीनों बात उन्हें आपने ट्रेन कर देना है कि वो क्वेश्चंस की वर्डिंग को सेम रखें जो आपके ट्रेनर हैं अगर आप यूज़ करें, और अगर आप खुद करें तो आपने खुद ही इसको इंश्योर करना है कि आपके जो एक से क्वेश्चन किए थे वो ही सेम क्वेश्चन जो हैं वो आप चेंज ना करें। फिर उनको रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो एग्जैक्ट रिकॉर्ड कीपिंग करें, जो आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं आप उन्हीं रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करें। और फिर अगर आपको कोई उनके रिस्पांस में एम्बिग्विटी, अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगर तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो उसमें चांसेस कम होते हैं एम्बिग्विटी क्योंकि आपके पास रेटिंग स्केल होता है। लेकिन अगर आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं तो आप क्या करेंगे, आप उनसे
जुडिशली, यानी आप ऑनेस्टली बिल्कुल जस्टिफाइड उनसे फॉलो अप क्वेश्चंस करेंगे और वो आप ऐसे फेयरली करेंगे, न्यूट्रल होके। और फिर जो आपके पास अगर इंटरव्यूअर्स हैं तो उनको आपको प्रॉपर डिटेल उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, आपको प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए आपको उनको। एक लिस्ट आप डेवलप करें, एक चेक लिस्ट, और उनको प्रॉपर वो हैंड ओवर करें कि जी ये आपने इस तरह से आपने डाटा कलेक्ट करना है और इस तरह से आपने अगर कोई डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग सिचुएशन है तो इसको ऐसे हैंडल करना है। फिर उसमें एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि जब आप जो आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, यानी जो मेन ऑथर है, जो सर्वे कंडक्ट करवा रहा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है कोई पर्सन, उसको चाहिए कि ये सारी जो डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर है पर्सनल इंटरव्यूज का, उसको खुद मॉनिटर करे, उसको सुपरवाइज करे प्रॉपर, उन्हें प्रॉपर रेगुलरली इंस्ट्रक्शंस दे, रेगुलरली उनसे क्वेश्चन करे, प्रॉप करे कि चीज़ें सही जा रही हैं या नहीं, उनको फ्री रेन ना चलने दे। तो ये थे पर्सनल इंटरव्यूज। और ये इसमें समटाइम्स स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स डिफरेंट क्वेश्चनियर यूज करते हैं, और इसमें अनस्ट्रक्चर्ड या ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी यूज किए जाते हैं। फिर हैं टेलीफोन इंटरव्यूज। टेलीफोन इंटरव्यूज जो हैं वो उसमें उसमें जो prohibitive cost है of personal interviews and difficulty supervising viewers have led survey researchers to turn to telephone or internet surveys। क्योंकि उसमें आपने देखा पर्सनल इंटरव्यूज में एक प्रॉब्लम था कि आपने इतने ट्रेनर्स कैसे हायर करेंगे, उनको पे कैसे करें और उनको फिर ट्रेनिंग कैसे दें। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इसका जो एक सब्स्टिट्यूट है वो है टेलीफोन इंटरव्यू। जैसे इसका नॉमेनक्लेचर है कि आप टेलीफोन के थ्रू एक कॉल करके कॉल पे लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस उन्हें करते हैं। तो ये जो डिफ़िकल्टी थी पर्सनल इंटरव्यू की, कॉस्ट थी। सबसे पहले तो कॉस्ट क्योंकि एक्सपेंसिव थे, और सेकेंडली उसको सुपरवाइज करना उस पूरे जो इंटरव्यूअर्स को। तो ये सारी जो इन दोनों डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करने के लिए ये एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट सजेस्ट किए जाते, टेलीफोनिक इंटरव्यूज ले लें। तो जो टेलीफोनिक इंटरव्यूज हैं उनकी एक सुपीरियर क्वालिटी ये है कि ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज जहाँ पे बहुत इजी नहीं है एक्सेस, यानी जहाँ पे जो डेंजरस हैं, वहाँ जहाँ पे आप नहीं ले सकते, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, सिक्योरिटी के रिस्क हैं, वहाँ पोस्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे लॉक बिल्डिंग्स, डेंजरस नेबरहुड्स एंड रिस्पोंडेंट अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स। और जो जैसे मोस्टली लोग जो जॉब्स करते हैं वो दिन में अपने घरों पे अवेलेबल ही नहीं होते कि आप उन्हें जाके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकें और उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकें। और जॉब्स में समटाइम्स वो उनके लिए कन्वीनियंट नहीं होता, तो क्योंकि वो घर पे रात को होते हैं तो आप उन्हें कॉल करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर ये ज़ाहिर है आप क्विकली कर सकते हैं क्योंकि यू हैव टू मेक कॉन्टैक्ट बाय फ़ोन। तो क्योंकि आपने कॉल करनी होती है तो इसलिए आप इसको इजीली कर सकते हैं। फिर आप कॉल्स के जो इंटरव्यूज के जो प्रोसेस है उसको बहुत इजीली सुपरवाइज कर सकते हैं। आप एक ही लोकेशन पे रहते हुए लोगों आप क्योंकि आपके सामने आप लोग होते हैं जो कॉल करते हैं, और उसके बाद आप इसको पूरे प्रोसेस को पर्सनली सुपरवाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। जो कि जब आप लोगों को इंटरव्यूअर्स को इंटरव्यू लेने के लिए फील्ड में भेजते हैं तो ऑब्वियसली आप सारी जगहों पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो आप उनकी जो है ना बेटर सुपरविजन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही लोकेशन से आप सबको कॉल जो है करके करवा के उस तरह से आप लोगों से इंफॉर्मेशन ले सकते, उसको अच्छे से सुपरवाइज भी कर सकते हैं। इनकी जो ज़्यादा यूटिलिटी है, जो ज़्यादा टेलीफोनिक इंटरव्यूज किए जाते हैं वो मोस्टली ब्रीफ सर्वेस में किए जाते हैं। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि अगर आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो स्मॉल सेट ऑफ क्वेश्चन है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस हों तो उसके लिए ये जो इंटरव्यू
टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है ये उसके लिए डिजायरेबल नहीं है। फिर इसमें जो जब लिमिटेशंस की बात करते हैं, ये भी कोई लिमिटेशंस फ्री नहीं है। उसमें जो है एक सिलेक्शन बायसनेस का इशू है। सिलेक्शन बायसनेस का इशू ये है कि जाहिर है ये उन लोगों तक लिमिटेड है जिनके टेलीफोन्स हैं या आपके पास उनके टेलीफोन्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। जाहिर है अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में लोग हैं, लेकिन अगर आपके पास उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, आपके पास उन डायरेक्टरी नहीं है, आप उनको नहीं कर सकते, उनको कॉल नहीं कर सकते, तो वो मिस हो जाते हैं। तो इस तरह से सिलेक्शन बायस का इशू है कि लाजमी नहीं है कि सिलेक्शन बायस ये है कि एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं सिलेक्ट हो सकता, वो ही सिलेक्ट होगा जिनके आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। तो ये सिलेक्शन बायस आएगी इसमें। फिर इसमें चांसेस हैं इंटरव्यूअर बायस के। अगेन पर्सनल इंटरव्यूज की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इंटरव्यूअर थ्रू कॉल डायरेक्ट कांटेक्ट करता है रिस्पोंडेंट को, तो फिर भी वो किस तरह से क्वेश्चन करता है और वट किस तरह से रिकॉर्डिंग करता है, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करता है। तो क्योंकि इंटरव्यूअर की इसमें भी डाटा कलेक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए इसमें इंटरव्यूअर बायसनेस की भी रिस्क मौजूद है। फिर इसमें एक और इसकी लिमिटेशन ये है, जो मैंने पहले कहा कि इसको आप अवॉइड करें अगर आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। और लेकिन अगर जाहिर है ये भी डिपेंड करता है कि आप जो कि रिस्पोंडेंट हैं वो कितने क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए विलिंग हैं। तो वो मोस्टली जो है वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन भी कर देते हैं, वो फ़ौरन से आपकी कॉल काट देते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। फिर इसमें आप देखें कि जब आप फेसलेस वॉइस से बात करते हैं, ये एक लीन चैनल है, रिच चैनल नहीं है कम्युनिकेशन का, कि आप सिर्फ फेसलेस वॉइस सुनते हैं। तो उससे आपका जो एक्चुअल पर्सनल जब इंटरव्यूअर आपको पर्सनली जाके कांटेक्ट करके आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, आप दोनों का इम्प्रेशन डिफरेंट होता है। जाहिर है जब इंटरव्यूअर खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसका कंट्रोल होता है उन सारी कंडीशंस पे, लेकिन एक वॉइस को रिस्पॉन्ड करना, एक पर्सन को रिस्पॉन्ड करना बहुत डिफरेंट है। तो इसीलिए साइकोलॉजी में कहते हैं कि आपने अगर चाहते हैं कि पर्सुएसिव कम्युनिकेशन हो, यानी आप किसी को कुछ कहें और वो आपकी बात मान ले, तो इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आप रिच चैनल यूज़ करें, यानी फेस टू फेस कन्वर्सेशन, देन वीडियो कॉल, देन फ़ोन कॉल, देन मैसेज यानी इंस्टेंट टेक्सटिंग, और फिर इस तरह आगे। तो ये लीन चैनल है इंस्टेंट टेक्सटिंग, क्योंकि एक टेक्स्ट को यानी वर्ड्स को आंसर करना, एक वॉइस को आंसर करना, एक वीडियो पर्सन को आंसर करना, और एक फिजिकली जो इंडिविजुअल्स की फिजिकल प्रेजेंस है उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो सबसे ज्यादा कहते हैं जो पर्सुएसिव कम्युनिकेशन है कि आप जब रिच चैनल यूज करते हैं, यानी किसी से पर्सनली जाके रिक्वेस्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप उसको एक टेक्स्ट कर दें। तो वर्ड्स को रिस्पॉन्स रिफ्यूज करना आसान है, वॉइस को रिफ्यूज करना आसान है, वीडियो को, पिक्चर को यानी या वीडियो को, लेकिन एक पर्सन को उसका बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, प्रेशर आता है जब आपको कोई पर्सन आके कहता है। आप टेक्स्ट पे भी उस पर्सन को ही रिफ्यूज करते हैं, लेकिन पर्सन को तो उस पर मौजूद नहीं होता। आपके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो एक टेक्स्ट का है, वर्ड्स का है, पर्सन का नहीं। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल वही बात करता है तो उस इंडिविजुअल का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। आप कहते हैं इसको कैसे रिफ्यूज करते हैं। तो इसका मतलब वाकई जब आप कॉल करते हैं तो उसका और इम्पैक्ट है, यानी फेसलेस वॉइस का। और जब आप किसी को पर्सनली मिलते हैं और उससे बात करते हैं तो उसका ज़ाहिर और इम्पैक्ट होता है। फिर इसमें यह है कि क्योंकि आजकल जिस तरह प्रोलिफरेशन हो गई स्मार्टफोन्स की, और आप देखते हैं हर बंदे के पास फ़ोन है, तो उसका भी एक बड़ा उस पर इम्पैक्ट है हमारे टेलीफोन सर्वे पे। और वो ये आप अक्सर देखेंगे कि लोग बिजी होते हैं, आप नंबर डायल करते हैं तो उनका नंबर नहीं मिलता, आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। फिर अब उसका क्या करे बंदा। तो तो आप कहते हैं कि जी ठीक है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी ऑन अनदर कॉल, उसका क्या करें। तो अब ये मसले इसमें मसाइल हैं, क्योंकि लोग लाइफ बहुत बिजी है
तो लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता। खैर, तो इसके अलावा ये जो कल्चरल चेंज आई है, इसकी वजह से भी अब लोअर रिस्पांस रेट है टेलीफोन सर्वे में। पहले ज़ाहिर है अब लैंडलाइन पे जब कॉल आती थी तो वो कॉल को लोग इम्पोर्टेंस देते थे। अब जब हर वक्त आती है तो पहले जैसे ये कॉल जो है जब कॉल आती थी लैंडलाइन पे तो उसको मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि लोग उसे रिस्पॉन्ड ना करें, उठाएं ना, पिक ना करें कॉल, अटेंड ना करें। लेकिन अब नहीं है, अब तो जाहिर है लोग समटाइम्स फ़ोन साइलेंट होता है तो पता ही नहीं चलता सेल फोन। तो ये इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आए हैं, कल्चरल चेंज आई है। अच्छा, फिर लोग पहले सेंसिटिव थे कॉल्स, मतलब वो सुनते थे कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आनी है। तो अब जो है वो कॉल पे मतलब लोग अपने माइनर डेली लाइफ की बातें करने के लिए, बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए कॉल करते हैं लोग, गप्पे लगाने के लिए। तो उसकी वो सेंसिटिविटी भी नहीं रही। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या उन्हें कॉल करती है कि या कोई इंटरव्यूअर करता है कि जी आप इंफॉर्मेशन दे, तो लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते उसमें। फिर इसमें खैर ये पहले प्रॉब्लम था, अब ये इतना नहीं रहा कि जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के ग्रुप होते हैं, जब आप रैंडम डिजिट डायलिंग करते हैं, यानी आपके टेलीफोन डायरेक्टरी ले लें और वहां से फ़ोन नंबर लेके रैंडमली लोगों को कॉल्स कर लें। तो जो रैंडम डिजिट डायलिंग करते थे, पहले कहते थे कि जी उसमें जो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, उनके पास ज़्यादा स्मार्टफ़ोन्स, ज़्यादा सेल फ़ोन्स और ज़्यादा सिम कार्ड्स होते हैं। तो लेकिन अब ज़ाहिर है अब ये कल्चर तो चेंज हो गया। अब ऐसी बात नहीं है, अब तो ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफ़ोन्स भी हैं। तो अगर आप रैंडम डिजिट डायलिंग करें तो वो ये प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आप लैंडलाइन से करें तो अब भी ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम है कि लैंडलाइन बहुत कम लोग रखते हैं। फिर इसमें जो आपके रिस्पोंडेंट हैं उनको टाइम बहुत कम मिलता है जजमेंट्स करने का। क्योंकि हम जब भी पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, यानी लोगों से जाकर स्केल फिल करवाते हैं, तो हम तो उन्हें कह देते हैं कि आप मतलब इसमें कोई टाइम नहीं है स्पेसिफाइड, आपको जितना टाइम लेना चाहें ले लें। लेकिन जब आप ज़ाहिर है कॉल करते हैं तो उस कॉल में उस पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि जी मैंने रिस्पॉन्ड करना है, आपका क्वेश्चन खत्म होना है तो उन्होंने आगे से आपको जवाब देना है, बोलना है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि जो उनके जो जजमेंट्स करनी है इंटरव्यूज में, फ़ोन इंटरव्यूज में, वो उन्हें करने का टाइम बहुत कम मिलता है आपके रिस्पोंडेंट को। और समटाइम्स वो रिस्पॉन्स ऑप्शन भी भूल जाते हैं। जैसे आपने उनको बताया कि जी आपने स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल एग्री, स्ट्रांगली एग्री करना है, तो वो भूल ही जाएंगे अगली बार कि अच्छा क्या करने थे वो बंदे ने। तो ये भी प्रॉब्लम है कि जो उन्होंने उनका प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना होता है उनको इतना टाइम नहीं मिलता, और उसकी सही से जजमेंट करने का, और समटाइम्स रिस्पॉन्स ऑप्शन जो है वो उनसे स्किप हो जाते हैं। फिर इसमें देखें कि अक्सर कॉल्स आती रहती हैं। अब तो बल्कि ये हालात हैं कि खुद सेल फोन कंपनीज जो हैं वो खुद कॉल्स करती हैं। ये देख आपको कभी इसकी जैस की कॉल आ जाती है, कभी टेलीनॉर की कॉल आ जाती है। ये कॉल्स करती हैं, और डिफरेंट इंश्योरेंस वाले कॉल्स करते रहते हैं, बैंक्स वाले कॉल करते हैं। तो अब इतने ज़्यादा लोग आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स आती हैं, और कि आप उससे इतना, जो मैंने पहले भी कहा कि इतने आप डिसेंसिटाइज हो गए हम। तो लोग अब इतना इंटरेस्टेड ही नहीं होते, इतना विलिंगनेस ही शो नहीं करते कि जी नहीं भाई रिस्पॉन्ड करें। तो जो डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं वो कॉल्स कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप इतना लोग, इस मैंने पहले कहा ना कि अब वो लोग डिसेंसिटाइज हो गए, वो पहले की तरह नहीं है कि जी आपके पास लैंडलाइन पे तब भी कॉल आनी है जब कोई ज़रूरी बात है। और अब तो खैर ये इस तरह से चीज़ें नहीं रही। तो इसलिए इसलिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते इन चीज़ों में, इंटरव्यू देने के लिए भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते। फिर आप देखें कि लोगों ने बहुत ज़्यादा, जैसे कॉल्स को, अनवांटेड कॉल्स को स्क्रीन करने के लिए, या अननोन नंबर को आप नहीं अटेंड करना चाहते, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी डिवाइसेस में। तो जो आपके न्यू स्मार्टफोन्स हैं, दे आर जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, सम इवन मोर सुपीरियर देन कंप्यूटर्स। तो वो आपको, अब आप बहुत सारे लोगों ने जो है वो वैसी स्क्रीनिंग कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की वैसी हैबिट होती है कि वो अननोन कॉल्स को या अनवांटेड कॉल्स को बेसिकली अवॉइड करते हैं। तो ये भी एक है कि समटाइम्स आप कांटेक्ट ही नहीं कर पाते, और समटाइम्स कांटेक्ट कर पाते हैं तो लोग फिर उसको अटेंड भी नहीं करते। फिर जो
कुछ लोग जो 2-2 जॉब्स करते हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता, वो घर में लेट आते हैं तो वो टेलीफ़ोन कब अटेंड करेंगे और कब आपको आंसर करेंगे। तो ये था टेलीफ़ोनिक इंटरव्यूज़। इसमें जो बात याद रखने की है वो ये है कि अगर आपके पास फ्यू क्वेश्चंस हों, तो फिर आप ये टेलीफ़ोनिक इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। इसकी आपको स्ट्रेंथ्स भी पता चल गई और इसकी आपको लिमिटेशंस भी पता चल गई। इंटरनेट सर्विस आजकल जो लॉकडाउन हुआ इसमें ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट सर्विस प्रमोट हुए दुनिया में, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने कंप्यूटर पे गूगल फॉर्म्स बनाए और अपना ऑनलाइन ही डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि ज़ाहिर है लॉकडाउन की वजह से होम कन्फाइनमेंट थी, तो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग हुई तो उसकी वजह से ज़ाहिर है लोग लोगों से पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सके पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जिन्होंने डाटा कलेक्ट किया उन्होंने गूगल फॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन डाटा कलेक्ट किया थ्रू इंटरनेट सर्विस। वैसे भी बहुत सारे इंटरनेट सर्विस किए गए और जब जो बेसिकली इंटरनेट पे जो अर्लीस्ट बिहेवियर स्टडीज स्टार्ट हुई थी वो सर्वेज ही थे, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। गूगल फॉर्म्स का एक प्रॉपर गूगल आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना ई फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो अपना जो क्वेश्चनर है और ऑनलाइन आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप एक प्रॉपर जैसे आप क्वेश्चनर को फिल करते हैं वैसा क्वेश्चनर आप ऑनलाइन डिज़ाइन करते हैं और आपको जो सॉफ्टवेयर है वो अलाउ करता है कि आप जब उसे सबमिट करते हैं तो आपके सारे रिस्पॉन्सेज रिकॉर्डेड हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है, खासकर जब आपके सॉफ्टवेयर की सोफिस्टिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप हज़ारों लाखों लोगों से रिस्पॉन्सेस को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें समराइज़ कर लेते हैं और उसके बाद जो आपका रिसीविंग सॉफ्टवेयर है वो उसको प्रोसेस कर देता है क्विकली। तो वो जो गूगल फॉर्म्स में इवन आप जब जनरेट करें, और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। जब आप जनरेट जैसे आपने अगर क्रॉस कल्चरल स्टडी करनी हो, आप चाहते हैं कि इस वक्त आप पाकिस्तान से तो डाटा ले लेंगे, आप चाहते हैं कि आपने इंडिया से लेना है, आप चाहते हैं कि आपने अमेरिका से लेना है, तो कैसे लेंगे आप? तो ये एक बड़ा आइडियल ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस। फिर ये बहुत एफिशिएंट हैं, यानी आप लिंक सेंड करते हैं दूसरे इंडिविजुअल्स को या उस लिंक को शेयर कर देते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। आप उसकी सबसे क्लासिक एग्जांपल फेसबुक ले लें, आप लिंक शेयर करते हैं उसको, या अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया आपने, तो ये बहुत एफिशिएंट है, यानी टाइम इस पे इतना नहीं कंज्यूम होता, क्योंकि वो लिंक को क्लिक करते हैं और क्वेश्चनर ओपन हो जाता है और वो उसमें जो उनके रेडियो बटन्स होते हैं तो वो जो उसका आपका रिस्पांस होगा 5 पॉइंट रेटिंग स्केल उस पे रेटिंग कर देते हैं। कॉस्टली नहीं है, क्योंकि आपने क्या है गूगल पे फॉर्म जनरेट कर लेना है और उसके बाद आपने जस्ट वो लिंक शेयर कर देना है अपना फॉर्म जनरेट करके, और इसके रिस्पॉन्सेज जो है लार्ज सैंपल से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियली डाइवर्स। जैसे मैं भी कह रहा था, अगर क्रॉस कल्चरल स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है इंटरनेट सर्वे। और अंडर रिप्रेजेंटेड सैंपल्स जो होते हैं, यानी जिन पे मोस्टली स्टडीज़ नहीं की जाती, तो वो जैसे हमारे यहाँ देखें आप क्रॉस कल्चरल रिसर्च का इतना ट्रेंड नहीं है। अगर आप करना चाहें तो बहुत आइडियल ऑप्शन है कि आप जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चनर शेयर करें अपनी रिसर्च जो, तो वो आपको इंटरनेट सर्वे के थ्रू किसी दूसरे कल्चर से भी रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे, और आप अगर अपने कल्चर से भी इंटरनेट करना चाहते हैं इंटरनेट कर लें, पर्सनल इंटरव्यूज करना चाह रहे हैं पर्सनल कर लें, तो इस तरह आप क्रॉस कल्चरल स्टडी कर सकते हैं इस पे। तो लार्ज सैंपल से पोटेंशियली डाइवर्स और अंडर रिप्रेजेंटेड सैंपल से आप डाटा ले सकते हैं। फिर जो ये इतना कॉस्टली नहीं है, क्योंकि पेपरलेस होते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चनर्स होते हैं, तो जो आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी जो आपने कॉपी करवाने हैं अपने उस पे जो आपने कास्ट आपकी आनी है क्वेश्चनर्स को कॉपी करवाने पे, वो सारी कास्ट आपकी सेव हो जाती है। फिर इसमें एक और आइडियल ऑप्शन ये है कि पार्टिसिपेंट्स अपनी कन्वीनियंट पे, यानी जब वो कंफर्टेबल हो उस वक्त वो आपको फिल करके आपको रिटर्न कर देंगे। मतलब उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई प्रॉपर टिपिकल कंडीशंस हों,
जहाँ पे वो करें बैठ के, कब करें, ना कोई अब वो टाइम बाउंड हैं, तो वो उनके पास जब आप लिंक सेंड करते हैं वो लिंक अवेलेबल होगा, जब वो इंटरेस्टेड होंगे या जब उनके पास टाइम होगा उसको फिल कर लेते हैं। उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है फिल करना, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है पर्सनल इंटरव्यू में स्टूडेंट्स जाते हैं और वो जाके अपना क्वेश्चन ले जाते हैं, तो जो रिस्पोंडेंट होता है वो कहते हैं कि जी अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, कल ले लेना, फिर वो मिलता ही नहीं है और फिर वो उससे भी समटाइम्स गुम जाता है। तो लेकिन इसमें ऐसे नहीं है, इसमें तो आप देखें कि आप अगर नहीं फिल कर सके एक बार आपके रिस्पोंडेंट तो वो दोबारा कर लेंगे, उनके पास तो वो अवेलेबल होगा। तो ये इसकी स्ट्रेंथ्स थी। आप जब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इसमें रिस्पांस रेट बायसनेस के इश्यूज हैं और सिलेक्शन बायस के इश्यूज हैं। रिस्पांस रेट बायसनेस के ये इश्यूज हैं कि आपने जब अपना क्वेश्चन शेयर किया है तो उसमें जो है क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ डाटा होगा, डिफरेंट लोग वहाँ पे होंगे, तो आप जो चाहते हैं कि आपको इतना रिस्पांस रेट मिले वो लाजमी नहीं है कि आपको उस तरह से रिस्पांस रेट मिले। और समटाइम्स ये भी होता है रिस्पांस रेट बायसनेस में कि जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं मिलते तो आपका जो डाटा सेट है वो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होता आपके सैंपल का। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप रिप्रेजेंटेटिव डाटा सेट समटाइम्स नहीं सिलेक्ट कर पाते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप देखें आपने पोस्ट उसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, आपने उसमें शेयर कर दिया, उसमें डिफरेंट लोग होंगे, आप चाह रहे थे कि आप अडल्ट से करें, वो कोई भी कर दे, तो आप उसको कैसे मतलब कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये आपने जो जिस एज ग्रुप को चाहते थे ये उन्हीं लोगों ने किया है। फिर उसमें बहुत सारे लोग इनकम्प्लीट उसको छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग उसको फिल भी नहीं करते। फिर सिलेक्शन बायसनेस का इशू है कि लाजमी नहीं है कि जिन लोगों ने फिल किया है वो आपका जो आप जिसे समझते थे कि ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, ये आपकी पॉपुलेशन है, वो उसमें वही लोग सिलेक्ट हुए हों, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। फिर आप जो रिसर्च इन्वायरमेंट है उस पर ओवरऑल जो रिसर्चर है उसका कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कम कंट्रोल होता है, आपका लैक ऑफ कंट्रोल है इसमें, क्योंकि जाहिर है आपने शेयर कर दिया, इंस्ट्रक्शंस लिख दी, लेकिन फिर अगेन ये उन पे डिपेंड करता है कि जो उसे फिल करेंगे कि वो क्या आपके जो इंक्लूजन क्राइटेरिया था क्या उसको वो मीट करते भी थे या नहीं। तो लेकिन अब जो इसमें रिस्पांस रेट होता है, मैंने आपको बताया रिस्पांस रेट, बात की रिस्पांस रेट मोस्टली लोअर होता है इसमें एज कम्पेयर टू मेल और टेलीफोन सर्विस। तो आप जो इसमें रिस्पांस रेट आता है वो आप, क्योंकि अगर आप ईमेल भी करते हैं तो लोग उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये अब भी इवन सरफेस मेल करें, आप ईमेल करें या आप टेलीफोन सर्वे करें, इन तीनों का रिस्पांस रेट इंटरनेट सर्वे से कम होता है। उसकी शायद अब इस दौर में तो एक रीज़न ये भी बनी है कि अब इसको बहुत आउटट्रस्ट है, यानी हर जो है रिसर्चर बहुत इजीली एक मुल्क में बैठ के 10-10 20-20 मुल्कों में क्रॉस कल्चर स्टडीज कर रहे हैं इजीली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से डाटा लेकर। तो शायद इस वजह से जब लोग ज़्यादा विलिंग नहीं होते तो इसमें जो इसका जो रिस्पांस रेट है वो लोअर है एज कम्पेयर टू मेल एंड टेलीफोन सर्विस। फिर इसमें जो रिस्पॉन्ड, इसमें देखें दो ग्रुप बन जाते हैं कि जब आप एक ग्रुप में शेयर करते हैं तो अब आप सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वो लोग हैं जो इटालियन और ओरिजिन के हैं, आप पाकिस्तान और इटली में क्रॉस कल्चर स्टडी करना चाहते हैं फॉर, या पाकिस्तान और इंडिया में करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि जी इस पे अडल्ट और एजुकेटेड एडल्ट्स तो वो ऐड हैं। अब जो लोग आपका क्वेश्चनर फिल करेंगे और जो नहीं करेंगे उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बहुत डिफरेंस होगा। ये तो रिसर्च से प्रूव हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी सबसे एक बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये रिसर्च से प्रूव्ड है कि जिनका हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, यानी जिन पे हेल्पिंग बिहेवियर ज़्यादा होते हैं वो मोस्टली क्वेश्चनर फिल करते हैं। तो अगर आपका काम ही आप रिसर्च ही कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हेल्पिंग बिहेवियर पे, तो जो उस ग्रुप में से आपके क्वेश्चनर फिल करते हैं उनमें नेचुरली हेल्पिंग बिहेवियर होगा तो करेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप ये ऑनलाइन सर्वे देते हैं तो स्प्लिट हो जाते हैं लोग दो हिस्सों में ना,
जैसे देखें ना, इंडिविजुअल who respond to a survey are going to differ on important characteristics for those who do not respond. Selection bias is present because respondents are a convenience sample comprised of individuals who have internet access. तो इसमें फिर एक और प्रॉब्लम ये है कि एक तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जाहिर है आप दो लोगों के पास जाते हैं, एक इंडिविजुअल जो है उससे आप कहते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, वो आपको उसी जगह पे वो आपका मीट करता है आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया को, लेकिन आपको रिफ्यूज करता है, दूसरा नहीं करता, तो उनकी कोई पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक में तो डिफरेंस हो। तो एक तो इशू ये भी है। दूसरा ये है कि अब इसमें एक प्रॉब्लम इंटरनेट एक्सेस का भी है कि जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है वो तो उसको आपका सर्वे कर सकते हैं, दूसरे तो कर ही नहीं सकते। तो ये जो मैंने आपको कहा था सिलेक्शन बायस, ये है सिलेक्शन बायसनेस। क्योंकि देखें, डाटा कलेक्ट करने से पहले मुझे पता है कि जिनका कनेक्टिविटी इशू है, जिनका इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम है, वो तो जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं, वो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हो सकते, चाहे वो हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करते हों। हम कहें कि हमने लेट एडल्ट से डाटा लेना है, अब वो लेट एडल्ट्स या रूरल रेजिडेंट लेट एडल्ट से लेना है, जो रूरल एरियाज में लेट एडल्ट्स में रहते हैं, 60+ के लोग हैं। अब उनमें से वो लोग जिनके पास इंटरनेट ही नहीं है, स्मार्टफोन्स ही नहीं है, और उनके फिर इंटरनेट है तो इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, वो तो नेचुरली मिस हो जाएंगे ना। तो आपके पास आएगी सिलेक्शन बायस, यानी आपको पहले ही पता है कि जो हम चाहते हैं ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो मुश्किल है कलेक्ट करना। लेकिन besides all these limitations, institutional review boards committees now strongly recommend use of इंटरनेट सर्विस। जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बोर्ड ऑफ स्टडी भी होता है, बोर्ड ऑफ फैकल्टी होता है, इसी तरह इनके इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होते हैं जो रिसर्च के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करके उसे अप्रूव करता है। तो अब वो बेसिकली इनकरेज करते हैं कि आप इंटरनेट सर्वे कर सकते हैं, वो रिकमेंड कर देते हैं कि ये डिज़ाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये अभी इसमें और डेवलपमेंट्स होंगी और इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, बट स्टिल इट्स अ वंडरफुल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अब आप देखें कि जो आपको मैंने एक प्रॉब्लम पहले बताया था कि पर्सनल इंटरव्यूज में जो आता है, पर्सनल इंटरव्यूज में क्या प्रॉब्लम था कि आप जो क्वेश्चंस करते हैं, ये जो आप इंटरव्यूअर से क्वेश्चन करवाते हैं वो सिमिलर नहीं होते। आप और क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका इंटरव्यूअर वही क्वेश्चन और तरीके से कर रहा है, तो वो खुद क्वेश्चन जिस तरह से आप कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो खुद कंफाउंडिंग का रोल प्ले कर रहे हैं। उसको और इंटरनेट सर्वे को अगर आप कंबाइन करते हैं, यानी पर्सनल इंटरव्यू थ्रू इंटरनेट, तो ये एक कंप्यूटर्स ने बड़ी हाइब्रिड किस्म का ऑप्शन है कि आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड सर्वे जो है ना उसको और पर्सनल इंटरव्यू को जो है उसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कैसे? आपने रिकॉर्ड करके क्वेश्चन जो हैं वो शेयर किए, तो वो सेम क्वेश्चन जैसे आप करना चाहते थे उसको लोग वैसे ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ये पर्सनल इंटरव्यू थ्रू इंटरनेट, थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आपके पास एक बड़ा आइडियल ऑप्शन है कि आप चाहे उसे आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें, तो जो कंप्यूटर रिकॉर्डेड क्वेश्चंस हैं वो जो इंटरव्यूअर है वो ज़ाहिर वो सुनेंगे, और सुनने के बाद आपको उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो उसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है कि जैसे वो आप सुनेंगे, वंस आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसी तरह वो उसको सुनेंगे आपके रिस्पोंडेंट, और उसी तरह से जब वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे दैट वुड बी एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करेगा, उसकी कोई मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है। तो उसकी वजह से उसमें जो इंटरव्यूअर बायसनेस है उसको हम ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है इसकी मदद से दूर कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यूज में। तो इसमें जो है इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि दिस इज अ गुड वे ऑफ कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यूज बाय कीपिंग इन कंसिडरेशन द प्राइवेसी ऑफ योर रिस्पोंडेंट्स। तो इसमें उनकी प्राइवेसी भी रहेगी, आप डायरेक्ट फायर अवेलेबल नहीं है आप, लेकिन आपके क्वेश्चंस आप उन्हें करते हैं और वो आपके वॉइस रिकॉर्डेड होते हैं और वो उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। और पर्सनल इंटरव्यूज में जो स्केल यूज किए जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चनर्स यूज करते हैं। मैंने आपको बताया समटाइम्स ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, मोस्टली हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होता है जिसके लिए
जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, स्केल्स होते हैं जो डिफरेंट वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। फिर जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली उस पे दो तरह की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है स्केल्स पे। हम जब अब लोगों पे क्वेश्चन की बुकलेट जो है एडमिनिस्टर करते हैं, पहले हम उनसे डेमोग्राफिक जो नेशनल डिवीजन है लोगों में, जैसे जेंडर, एज, एजुकेशन, इनकम, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हम ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर हम उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं क्वेश्चनर्स पे जो स्केल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और जो स्केल की कंस्ट्रक्शन है वो एक पूरा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, एक पूरा फील्ड है, कैसे आप उनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और स्टैंडर्डाइजेशन अपनी एक्सपर्टीज को उसमें आप यूज करते हुए टेस्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं, एबिलिटीज हैं, बिहेवियर्स हैं, की परसेप्शंस, उनके ओपिनियंस को हम स्टडी कर सकते हैं सर्वे के थ्रू। और जो सर्वे में स्केल्स को यूज किया जाता है, ये स्टूडेंट्स का मोस्ट फेवरेट चॉइस है। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन या स्केल्स को यूज करते हैं अपने सर्वेज में, जिनका एक रेटिंग स्केल होता है जिसपे रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं। जब जब भी आप कोई स्केल यूज करते हैं तो उससे उस स्केल को एडमिनिस्टर करने से पहले, यानी आप फॉर एग्जांपल रिसर्च में कोई एक स्केल यूज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हैप्पीनेस मेजर करना चाहते हैं, उस पर सर्वे करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपके पास ये 20 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस स्केल के बारे में। और अगर इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जैसे आपको स्केल का नेम पता होना चाहिए, उसके ऑथर्स एंड ईयर, यानी उसका रेफरेंस क्या है। अगर उसको आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है, लोकल लैंग्वेज में, तो उसको यूज़ करने ज़्यादा बेहतर है। वो क्यों डेवलप किया गया, किस एज ग्रुप के लिए, नंबर ऑफ उसके आइटम्स कितने थे, सब स्केल्स, फिर हर सब स्केल के नंबर ऑफ आइटम, फिर उसमें उसके जो रिस्पॉन्स ऑफ जो उसके क्वेश्चंस थे वो पॉजिटिव थे, ये रिवर्स कोडेड थे। सैंपल आइटम्स जो हैं वो आपको, उसके आइटम्स आपको फेमिलियर होना चाहिए। रेटिंग स्केल उसका क्या है, रिस्पांस कैटेगरी, स्कोर्स उससे कितने आएंगे, मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा, उसकी स्कोरिंग करेंगे कैसे, स्कोर्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, लो हाई लेंगे या कट ऑफ स्कोर्स लेंगे, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, और अगर आपने ऑथर्स की से परमिशन ली है या नहीं ली। और अगर आपने ट्रांसलेटेड स्केल यूज़ किया तो आपने जो जिसने ट्रांसलेट किया उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो जब आप कोई स्केल यूज़ करते हैं सर्वे के लिए, उससे पहले ये आपके पास एक चेक लिस्ट है, ये 20 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आप उस स्केल को जाके अपने रिस्पॉन्डेंट पे अप्लाई करें। जो फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का सर्वे में, वो मोस्टली ऐसे होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा लिखा होता है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएस in Department of Psychology, University of Sargodha, and I am conducting a research on this topic. And then you ensure that your information will remain confidential and there is the sole use of information that is research. और उसके बाद आप उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट को साइन करें। ये जैसे यहाँ पे आपका रिस्पोंडेंट पढ़ता है कि आई हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टडी एंड विलिंगली पार्टिसिपेट, विलिंगली प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च पर्पस। तो यहाँ पे आपका रिस्पोंडेंट जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। इसमें इन्फॉर्म्ड एथिकल है और कॉन्सेंट लीगल है। आपने उन्हें इन्फॉर्म किया कि ये मेरी रिसर्च है, ये उसका आपने इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद ये इन्फॉर्म कॉन्सेंट की स्टेटमेंट पे उसने साइन कर दिए। तो ये एक एथिकल प्रिंसिपल है एपीए का जिसको आप फॉलो करते हैं। ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट फिर आप उसे देते हैं, यानी जेंडर है, एज, एजुकेशन, जो आपके जिस तरह से रेलेवेंट हो आपके रिसर्च से। उसके बाद आप फर्स्ट स्केल उसके साथ अटैच करते हैं इसी, यानी इंट्रोडक्शन, इन्फॉर्म कंसेंट और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि फर्स्ट स्केल होगा आपका, उसका यहाँ पे नेम, फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस, किसको फिल कैसे करना है, ये नीचे फिर स्केल होगा। इस तरह अगर आपके 3 वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट स्केल, फिर सेकंड स्केल, फिर थर्ड स्केल, और ये यहाँ पे तो नेम लिखा हुआ है, जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ये नेम स्केल का हाइड कर देते हैं, नहीं लिखते, जस्ट लिखते हैं कि हम आपसे क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। क्योंकि जब नेम लिखते हैं तो इससे सोशल डिजायरेबिलिटी आती है, उनको ज़ाहिर है वो गेस कर लेते हैं कि क्या मेजर हो रहा है, तो इसके बजाय हम यह स्टेटमेंट देते हैं कि आपने ये। तो ये बेसिकली फॉर्मेट होता है जब आप डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं, यानी आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर इन्फॉर्म कंसेंट, फिर उनसे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन पूछते हैं, और फिर उन पे जो है डिफरेंट स्केल्स जो आपने आगे एडमिनिस्टर करने होते हैं वो करते हैं, और इसी सीक्वेंस को आप फॉलो कर रहे होते हैं। अब हमारे सर्वे टाइप्स हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं जो सर्वे में डिज़ाइंस कौन से यूज़ होते हैं।
The first is cross-sectional, then successive independent samples and finally longitudinal. क्रॉस-सेक्शनल का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम एक ही वक्त में एक सैंपल या डिफरेंट सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, और इसमें जो क्रॉस सेक्शनल है इसकी एक आइडियल क्वालिटी ये है कि इसकी बेसिस पे हम वेरिएबल को कोरिलेट कर सकते हैं। ये कोरिलेशन रिसर्च की बैकबोन है। उनकी इसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं और ग्रुप्स में डिफरेंसेस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, डिफरेंट ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस देख सकते हैं। The favorite choice of students is cross-sectional survey research design, जिसके थ्रू हम एक ही वक्त में डिफरेंट लोगों से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप एक ही वक्त में बॉयज से भी ले रहे हैं, गर्ल्स से भी, न्यूक्लियर से भी और अर्बन एक्सटेंडेड फैमिली से भी, रूरल से भी और अर्बन से, एक ही वक्त में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन से आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट सिटीज से, प्रोविंसेस से, तो एक ही वक्त में, क्योंकि जो एकेडमिक रिसर्च है वो टाइम बाउंड होती है, तो स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस नहीं होती, ऑप्शन नहीं होता कि वो इसके अलावा कोई और रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर ले। तो ये फेवरेट चॉइस है क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें जो इसके बाद जब आप देखें है सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल्स डिज़ाइन। जो सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल्स वन आफ्टर अनदर, हम एक वक्त में एक सैंपल लेते हैं और फिर दूसरे वक्त में दूसरा सैंपल लेते हैं। यानी फर्स्ट टाइम हम किसी ग्रुप से डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर सेकंड टाइम किसी ग्रुप से। मैं आपको इसकी एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आपने फर्स्ट ईयर के एंड पे आपने गवर्नमेंट के बारे में सर्वे किया, पब्लिक ओपिनियन क्या है कि फर्स्ट ईयर की इनकी, जैसे अभी आप कर लें 2 इयर्स के बाद जो गवर्नमेंट है हमारी, इसकी क्या परफॉर्मेंस है, लोगों से आप एक पब्लिक ओपिनियन का सर्वे कर लें, 1000 लोगों से कर लिया हमने। अब हम 4 इयर्स के बाद, इन 2 इयर्स हुए थे ना, 2 इयर्स के बाद फिर हम कोई और 1000 लोगों को सिलेक्ट करके उनसे फिर पूछेंगे कि आप बता दें जी इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या थी। पहले हमने 2 इयर्स के बाद पूछा, फिर 4 इयर्स के बाद पूछा। सक्सेसिव, अब पहली बात होगी सक्सेसिव, यानी एक के बाद दूसरा। फिर अब इंडिपेंडेंट कैसे हैं ये, पहले अब हमने जो 1000 लोगों से अभी सर्वे किया है वो उनसे आपने रैंडमली लोगों से पब्लिक ओपिनियन ले लिया। अगली 2 साल के बाद फिर आपने रैंडमली और 1000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, उनसे नहीं लिया जिनसे पहले लिया था। तो ये दोनों हो गए सैंपल इंडिपेंडेंट। सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल्स डिजाइन, यानी पहले एक के बाद आता है दूसरा, यानी फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया है फिर सेकंड टाइम किया है, सक्सेसिव हो गया, यानी फर्स्ट वन आफ्टर अनदर, और फिर इंडिपेंडेंट हो गया कि ये वो सैंपल नहीं है जिससे हमने पहले किया था, दूसरे बार नए से ले लिया, तीसरी बार फिर नए से ले लिया। तो इसको कहते हैं सक्सेसिव, यानी इसमें टाइम भी डिफरेंट होते हैं और पार्टिसिपेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। सक्सेसिव मीन डिफरेंट टाइम से एक के बाद दूसरा आता है, और इंडिपेंडेंट यानी उन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होता, वो और सैंपल था ये, और टाइम भी डिफरेंट और सैंपल भी डिफरेंट। तो ये देखें, डिफरेंट सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन कंप्लीट द सर्वे ओवर अ टाइम पीरियड, जो मैंने आपको बताया। फिर इसमें ये है, इट अलाउज रिसर्चर्स टू स्टडी चेंजेस इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। 2 साल बाद गवर्नमेंट के बारे में पब्लिक ओपिनियन क्या है लोगों का, 2-4 साल के बाद आप उन्हीं फिर लोगों से डाटा कलेक्ट कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, उनके एटीट्यूड में, उनके ओपिनियन में क्या चेंजेस आई। फिर इसमें जो इसकी एक लिमिटेशन ये है कि लोगों में जो चेंजेस आती हैं वो जाहिर है ये उसमें जो चेंज आती है उनके रिस्पोंडेंट में, वो उसको ओवर टाइम ये मेजर नहीं कर पाता, क्योंकि जाहिर है आपने 2 साल बाद जब नए लोगों से लेना है तो आइडियल तो ये था कि जिन लोगों से आपने 2 साल पहले डाटा लिया था उन्हीं से दोबारा लेते, तो फिर हम कंपेयर कर सकते थे ना कि लोगों का ओपिनियन चेंज हुआ है, उन्हीं लोगों का कितना हुआ है। लेकिन इसमें ये होता है हमने पहली बार वो लोग ले लिए, अगली बार दूसरी बार और ले लिए, तो उसकी वजह से सेकंड टाइम वो ले लिए, तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट हैं वो कितना चेंज हुए टाइम के साथ, उनके ओपिनियन कितने चेंज हुए। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। फिर इसमें एक और बहुत एक चैलेंज है
कि वो जो आपने, क्योंकि इंडिपेंडेंट सैंपल्स लेने हैं, यानी पहली बार आपने ओल्ड सैंपल, दूसरी बार ओल्ड, तीसरी बार ओल्ड सैंपल लेना है, तो वो कंपेरेबल भी होने चाहिए, यानी वो उसी एक ही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो। वो कैसे? जैसे फर्स्ट ईयर अगर आपने गवर्नमेंट के बारे में पब्लिक ओपिनियन मालूम करना है, तो आप सर्वे करें सिटी में। दूसरी बार जब आपने पब्लिक ओपिनियन मालूम उनसे स्टडी करना था, तो आपने विलेज से। तो इसका मतलब आपने एक पॉपुलेशन से वो बिलोंग नहीं करते थे दोनों सैंपल। आपने अगर फर्स्ट टाइम सिटी से किया था, तो सेकंड टाइम भी सिटी से ही करें, तो ये फिर हम कहेंगे कि वो एक ही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज तो वो एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, तो हम उसके बारे में जो है ना वो कंपेरेबल नहीं होगी। तो कंपेरेबल भी होने चाहिए ताकि आप उन्हें कंपेयर कर सकें। लॉन्गिट्यूडिनल, जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डिज़ाइन है, जिसमें सेम पार्टिसिपेंट से डिफरेंट टाइम्स पे डाटा कलेक्ट किया जाता है। और इसमें देखें, जैसे द सेम रिस्पोंडेंट्स आर सर्वे ओवर टाइम इन ऑर्डर टू एग्जामिन चेंजेस इन इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स, कि उनमें कितनी चेंजेस आती हैं। जैसे हम देखना चाहें, फॉर एग्जांपल एक रिसर्च है विजडम की। कहते हैं कि विजडम एजिंग के साथ डेवलप होता है। तो आप पहले यंग अडल्टहुड में लोगों से विजडम स्टडी करें, फिर मिडिल अडल्टहुड में उन्हीं से, फिर उसी ग्रुप से लेट अडल्टहुड में, तो हमें पता चलेगा कि वाकई ये थ्योरी ठीक है या नहीं, कि क्या वाकई जब वो लोग मिडिल अर्ली अडल्टहुड में थे तो उनमें विजडम कितना था, फिर मिडिल में कितना हुआ, फिर लेट में कितना हुआ। तो ये जो रिस्पोंडेंट में चेंज आती है, वो कहते हैं जो सोशियबिलिटी है, रिसर्च बताती है कि जो हमारी बेसिकली सोशियबिलिटी है वो कम होती है एजिंग के साथ। तो आप देखें, आप अर्ली अडल्टहुड में देख लें कि लोगों में सोशियबिलिटी कितनी थी, फिर मिडिल अडल्टहुड में, फिर लेट अडल्टहुड में। तो कैसे हंसते हंसते लोग आहिस्ता आहिस्ता वो जिंदगी से सामना करते करते सीरियस हो जाते हैं। तो ये अगर आप देखना चाहें तो शायद आप उनसे पहले एक एक एज ग्रुप से लेंगे, फिर वो जब सेकंड उसमें जाएंगे, सेकंड अपने लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के सेकंड फेज में जाएंगे, तो आप फिर उसमें देख लें, मिडल में, फिर लेट अडल्टहुड में देख लें। तो ये इसमें जो है, लेकिन क्योंकि ये कोरिलेशनल डाटा होता है, यानी आप पहले देखते हैं कि फर्स्ट टाइम उनसे लिया, फिर उसी ग्रुप से सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये चेंज जस्ट काजेस नहीं है, लेकिन रिलेट करते हैं कि वाकई चेंज आ रही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये, आप कहते हैं ये इस वजह से है, मतलब उसकी सोल रीजन उसको आप ज़ाहिर है कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर्वे रिसर्च है, सर्वे की टाइप है, जिसमें हम कोरिलेशंस को स्टडी करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं और कंपैरिजंस करते हैं। इसमें हम जो कॉज़ैलिटी है उसको स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है। तो उसमें एक और प्रॉब्लम जो है सब्जेक्ट एट्रिशन का है, कि जो टाइम है, जैसे ही टाइम गुजरता है तो सब्जेक्ट एट्रिशन यानी लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो जो आपके पास लास्ट सैंपल होगा वो कंपेरेबल समटाइम्स आपके ओरिजिनल सैंपल जो होता है वो रिप्रेजेंट ही नहीं करता जो आपके पास सैंपल बनता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। ज़ाहिर है, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि अगर आप विज़डम पे स्टडी करें तो आप देखें कि वो कितने सालों तक चलती रहेगी, कितने साल तक वो चलेगी। तो कितने साल वो चलेगी, यानी कि आपने अर्ली अडल्टहुड में लिया, फिर मिडिल अडल्टहुड में लिया, फिर लेट अडल्टहुड में लिया, तो वो इतने साल जब चलेगी तो उसमें ज़ाहिर है सब्जेक्ट एट्रिशन, यानी लोग जो हैं लाजमी नहीं सेकंड टाइम जब आप उन्हीं से मिडिल अडल्टहुड में लें वो सारे अवेलेबल भी हों, सारे विलिंग भी हों, तो सब्जेक्ट एट्रिशन यानी लोग आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। तो ये फिर आपके पास एंड पे एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो होता है वो भी नहीं रहता। तो ये इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी को कंडक्ट करने में। फिर आप अगर इसको देखना चाहें, समराइज करें, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल है इसमें टाइम सेम होता है, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल डिज़ाइन में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन में डिफरेंट टाइम पे सेम पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं। उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।